अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाजरीन, अमेरिका एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहा है जिसके तहत गजा में जारी जंग के बाद गजा की पट्टी का कंट्रोल संभालने के लिए एक मजबूत फलस्तीनी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। मंसूबे के तहत फलस्तीनी अथॉरिटी को इतना मजबूत किया जाएगा कि वो मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के दो रियासती हल की जानिब मुज़ाकरात में इसराइल के लिए एक काबिल एतमाद शराकतदार भी बन सके। लेकिन इसराइल को इस मंसूबे से इत्तेफाक नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी को दोबारा मनसब देने की किसी भी कोशिश को रोकने का अज़्म ज़ाहिर किया है। उनका कहना है कि गजा को हथियारों से पाक करने के लिए सिर्फ इसराइल की दिफाई अफवाज पर ही भरोसा किया जा सकता है। अब देखते हैं कि फौरी तौर पर दरपेश चैलेंजेस क्या हैं। अमेरिका को फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद में दो बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक, इसराइलियों को इस मंसूबे में शामिल करना और दूसरा, फ़लस्तीनियों को इसके लिए तैयार करना है। इस वक्त फ़लस्तीनी अथॉरिटी को फ़लस्तीनी अवाम का एतमाद वैसे हासिल नहीं जैसे उसे गजा की सलामती और मुस्तकबिल के इंतज़ाम व इंसराम के लिए दरकार होगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी साल सन 1994 में काहिरा मुआहदे के तहत कायम हुई थी। उसकी फ़ौज ने मगरबी किनारे के तकरीबन 40% हिस्से में काम किया है और इसराइली फ़ौज के छापों और इसराइली आबादकारों की तौसी पसंदाना सरगर्मियों के दौरान फ़लस्तीनी अथॉरिटी की फ़ौज इलाके में नस्म व ज़ब्त बरकरार रखने का काम करती रही है। ख्याल रहे कि इसराइल मगरबी किनारे के बाकी 60% हिस्से को कंट्रोल करता है और इस इलाके में लोगों और सामान की नकल व हरकत को कंट्रोल करता है। इसराइल ने सन 2006 के इंतखाबात में गजा की पट्टी में हमास की कामयाबी के बाद सन 2007 से यहाँ की नाकाबंदी बरकरार रखी हुई है। मशरिक़ वस्ता के सियासी तजियाकार अहमद फवाद अल खतीब कहते हैं कि अमेरिका को मगरबी किनारे से गजा आने वाले फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सिक्योरिटी फोर्सेस से कुछ अरकान की हिमायत करनी चाहिए और वहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों की बहाली की भी कोशिश करनी चाहिए। अल खतीब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अहम बात यह है कि ऐसे एहलकार जो सिर्फ हमास हुकूमत के तहत काम करते हैं और वो लोग जो हमास के अस्करी विंग अल क़स्साम ब्रिगेड से बराह रास्त रवाबित और नज़रियाती वाबस्तगी रखते हैं, उन दोनों में फ़र्क है और इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। गजा में जंग के बाद के हालात से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती की कई तजावीज़ पेश की गई हैं, जिनमें नेटो मुल्कों पर मुश्तमिल एक बैनुल-अक़वामी अमन फ़ौज की तैनाती भी शामिल है। ये तजवीज़ इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्त की तरफ से आई है। एक और तजवीज़ यह है कि गजा में सिक्योरिटी फोर्सेस की तश्कील नौ और फ़लस्तीनी रियासत की तामीर नौ के लिए अरब ममालिक के मिशन तैनात कर दिए जाएँ। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी ने एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा की जंग के बाद की हुक्मरानी में काबिल एतमाद तौर पर शामिल होने के लिए अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने 31 अक्टूबर को अमेरिकी कानून साजों के सामने कहा था कि जंग के बाद सबसे ज़्यादा अहम बात यह होगी कि एक मौसर और फ़आल फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा के लिए गवर्नेंस और बिलाखिर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। अब देखते हैं कि इसराइल की गजा में फ़ौजी मुहिम को रोकने के लिए सदर जो बाइडन की हुकूमत पर दबाव कैसे बढ़ रहा है। बाइडन इंतज़ामिया गजा में आम शहरियों की हलाकतों में इजाफे को देखते हुए वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की जंगी काबीना पर दबाव डाल रही है कि गजा में हमास का वजूद ख़त्म करने के लिए हफ्तों से जारी मुहिम के दायरे कार को महदूद करे। सदर ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अतिया दहिंदगान से खिताब करते हुए ये भी कहा कि इसराइल गजा पर अंधाधुंध बमबारी की वजह से बैनुल-अक़वामी हिमायत से महरूम हो सकता है और नेतन्याहू हुकूमत को सख्त कीर मौक़िफ़ रखने वाले अनासिर से खुद को अलग करना चाहिए। सदर बाइडन के सख्त अल्फाज से ये पैगाम मिलता है कि वो इस तनाज़े के दो रियासती हल के लिए मुनासिब अनासिर की तरफ देख रहे हैं। दुश्मनी को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करते हुए एक आज़ाद
فلسطینی ریاست کی تشکیل پر سوچ بچار کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کے نقطۂ نظر کی وضاحت کچھ اس انداز میں کی جا سکتی ہے کہ صدر بائیڈن کہتے ہیں کہ وہ حماس کو ختم کرنے کے اسرائیل کے مقصد کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ان کی دوسری ترجیح یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک ایسے انداز میں متحد کرنے کے لیے کام کیا جائے جو دو ریاستی حل کے آغاز کے لیے آپشن فراہم کرے۔ بائیڈن نے کہا کہ نیتن یاہو کو اپنی حکومت میں تبدیلی لانی ہوگی کیونکہ یہ ان کے لیے پیش رفت کو مشکل بنا رہی ہے۔ صدر بائیڈن کے اس بیان کو بعض لوگ اسرائیل میں بینی گینٹس جیسے اعتدال پسندوں کی جانب اشارہ سمجھتے ہیں۔ بینی گینٹس حزب اختلاف کے ایک مقبول سیاستدان ہیں جو فلسطینی مقصد سے ہمدردی رکھتے ہیں اور جنہوں نے 7 اکتوبر کے بعد نیتن یاہو کی جنگی کابینہ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ امریکن یونیورسٹی کے سینٹر فار اسرائیل اسٹڈیز کے ڈائریکٹر مائیکل برینر کا کہنا ہے کہ امن کی واحد امید یہ ہے کہ نیتن یاہو اپنے دیگر شراکت داروں کے مقابلے میں گینٹس اور جنگی کابینہ کا انتخاب کریں اور یہ بات سمجھیں کہ ریاستی حل مستقبل میں 7 اکتوبر کو ہونے والے واقعات کی روک تھام کے لیے واحد طویل مدتی حکمت عملی ہے۔ نیتن یاہو کو 7 اکتوبر کے حملوں کو روکنے میں ناکامی پر مستعفی ہونے کے مطالبات کا سامنا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے بھی بدعنوانی کے الزامات سے نمٹ رہے تھے اور اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کے ناقدین کا خیال ہے کہ وہ ایک طویل جنگ سے فائدہ اٹھانے کے خواہاں ہیں کیونکہ اس سے ان کے بدعنوانی کے مقدمے اور تاخیر ہوگی اور اس بات کی تحقیقات میں بھی وقت لگے گا کہ ان کی حکومت حماس کے حملوں سے باخبر کیوں نہیں تھی۔ تو جناب، دونوں طرف کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غزہ اور مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے اور کتنی جلدی؟ خالد حمید کو جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔